आज की इस वीडियो में हम लोग आकांक्षा 40 2020 के फिजिक्स के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। और फिजिक्स से टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ पर मैं आपको 40 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, nm द्वारा दिया जाता है। तो देखिए जो माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है ना, तो माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? तो हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक का। तो माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है इसे हम लोग nm से सूचित कर रहे हैं। अगर इसको अगर हम लोग nm से सूचित कर रहे हैं तो हवा में प्रकाश की चाल, तो देख लीजिए यहाँ पर हवा में प्रकाश की चाल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? c बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग c लिख देंगे बटे क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल, और माध्यम में प्रकाश की चाल को हम लोग बोल रहे हैं v। तो nm बराबर क्या हो जाएगा? c बटा v हो जाएगा। मतलब ये जो ऑप्शन नंबर 2 है ये रहेगा इसका सही आंसर। बात समझ में आया? ये जो ऑप्शन नंबर 2 है ये रहेगा इसका सही आंसर। मतलब अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है कि हवा में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये चीज आपको याद रखना है। बस ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर कुल मिलाकर हमारे पास 40 क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है कि वक्रता त्रिज्या r और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो f होता है, इन दोनों में क्या संबंध है, यानी कि क्या रिलेशन है। तो देखिए जैसे कि हम सभी जानते हैं कि f बराबर क्या होता है? r/2 होता है। क्या होता है? f बराबर r/2 होता है, या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं r बराबर 2f। मतलब ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। f बराबर r/2 या फिर r बराबर 2f, यानी कि f बराबर r/2 ये चीज रहे या फिर r बराबर 2f रहे, मतलब कोई भी चीज रहेगा वही होगा हमारा आंसर। तो देखिए कैसे यहाँ पर ये दो में से क्या है यहाँ पर। तो जैसे कि अगर आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर अगर 3 को अगर आप लोग देखेंगे क्या है? f बराबर r/2, यानी कि ये वाला मिल रहा है। तो ये रहेगा इसका सही आंसर। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास कहलाता है। मतलब देखिए कोई सा भी दर्पण हो, जैसे कि यहाँ पर सॉरी लेंस का बात हो रहा है, कोई सा भी लेंस हो, जैसे कि इस प्रकार से हमारा कोई लेंस हो या फिर इस प्रकार से हमारा कोई भी लेंस हो, ठीक है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। तो यहाँ पर बोला जा रहा है यहाँ पर ये जो वृत्ताकार रूपरेखा है, मतलब ये जो चीज हो रहा है ना, ये जो चीज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब ये वाला जो चीज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए एक्चुअल में इसको हम लोग बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वारक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है देख लीजिए अच्छे तरीके से। यहाँ पर बोल रहा है कि यदि प्रकाश का आपतित किरण किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरता है जैसा चित्र में दिखाया गया है, तो परावर्तित किरण क्या होगा? वक्रता केंद्र से गुजरेगा, ध्रुव से गुजरेगा, या फिर मुख्य अक्ष के समांतर होगा, या फिर उसी मार्ग की दिशा में वापस आएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये किरण जैसे यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद टकराने के बाद क्या होगा? देखिए यहाँ पर जैसे ये टकराएगा, टकराने के बाद ये इधर मुड़ जाएगा। बात समझ में आया? मतलब ये इस प्रकार से आ जाएगा। जैसे यहाँ पर किरण आया, यहाँ पर आया ना, यहाँ से यहाँ पर आने के बाद क्या होगा? ये इधर मुड़ जाएगा। मतलब देखा जाए तो ये हमारा मुख्य अक्ष है और ये हमारा इस प्रकार से किरण है। मतलब ये रोड जैसा बन रहा है। तो रोड जैसा जब भी होता है इसको हम लोग बोलते हैं समांतर, ठीक है। तो मतलब ये जो किरण यहाँ पर है ना, मतलब ये जो परावर्तित किरण है ये क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? बात समझ में आया? बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रदत्त चित्र में उपाक्षीय किरणें हैं, ठीक है। अब देखिए उपाक्षीय किरणें, इसको मतलब इसका और दो एक नाम है, ठीक है, तो इसको आप छोड़िए। यहाँ पर ये जो इंग्लिश वाला लिखा हुआ है इसको आप याद रखिए, ठीक है। क्या है? प्रैक्सियल रेज। प्रैक्सियल रेज का मतलब क्या होता है कि जो मुख्य अक्ष होता है ना हमारा, मुख्य अक्ष के सामने मतलब मुख्य अक्ष के जो नजदीक होगा उसी को हम लोग बोलते हैं प्रैक्सियल रेज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या, ये हमारा मुख्य अक्ष है। अब देखिए मुख्य अक्ष के सामने कौन वाला है? ये वाला है या फिर ये वाला है या फिर ये वाला है। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो है ना, ये जो ए बी है, ये जो ए बी लाइन है, ये मतलब ये जो ए बी है, ये ए बी ही मतलब इसके सामने है। सी डी तो थोड़ा दूर में है, थोड़ा क्या बहुत दूर में, देख सकते हैं आप इतना दूर में है। अगर ये आपका बात करें तो ये भी इतना दूर में है। तो सामने कौन है सर? ए बी सामने है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए बी। मतलब प्रैक्सियल रेज मतलब क्या होता है कि जो मुख्य अक्ष के जो सामने होगा उसी को हम लोग बोलते हैं प्रैक्सियल रेज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार अगर आपने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेगा कि किसी सामान्य आंख के निकट बिंदु की दूरी होती है। तो ये 25 सेंटीमीटर होता है, आपको भी पता है, ठीक है।
जो निकट बिंदु का जो दूरी होता है ये 25 सेंटीमीटर होता है, और जो मैक्सिमम जो पॉइंट होता है उसका जो होता है आपका जाके इनफाइनाइट होता है, मतलब इन्फिनिटी, अनंत होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि उत्तल लेंस किसी वस्तु का हरासित प्रतिबिंब बनाता है जब होता है, ठीक है। अब हरासित प्रतिबिंब क्या होता है, तो ये हमारा होता है, जो होता है क्या है, डिमिनिश्ड रियल इमेज। ये जो बनता है ये कब बनता है, जब हमारा क्या हो, मतलब यू जो हो ना, यू जो हो 2f से बड़ा हो, यू क्या हो 2f से बड़ा हो। बात समझ में आया। यू यानी क्या, मतलब जो बिंब दूरी होता है, यानी जो वस्तु का जो दूरी होता है वो क्या होना चाहिए, 2f से ज्यादा होना चाहिए, तो उस केस में हमारा हरासित प्रतिबिंब बनता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो 7 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर 2 था। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस की संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पर दर्पण का बात हो रहा है, बात को आप समझ लीजिए। तो दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है मात्र एक ही हमारा मुख्य फोकस होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हाँ, यहां पर अगर लेंस का अगर हम लोग बात करें ना, लेंस का, तो लेंस का आपका 2 मुख्य फोकस होता है, लेंस का 2 मुख्य फोकस होता है। जैसे कि इस प्रकार से हमारा कोई भी लेंस हो तो इधर हमको एक मुख्य फोकस मिलता है, इधर भी हमको मुख्य फोकस मिलता है, मतलब इसका 2 मुख्य फोकस होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन दर्पण में हमारा क्या होता है, मात्र एक ही मुख्य फोकस होता है। तो इससे आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है, आपको अच्छे तरीके से समझना है, क्वेश्चन में क्या दिया है आपको देखना है, फिर आपको आंसर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देख लीजिए। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी उच्चतम ऊर्जा होती है? रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, जो कि हमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से जो हमारा मतलब किसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यानी कि दृश्य प्रकाश तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे जो होते हैं, यानी कि विजुअल लाइट वेव्स जो है, इसमें क्या होते हैं, मतलब सबसे अधिक इसमें ऊर्जा होता है। लेकिन अगर एक्चुअल में बात करें तो सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो गामा, गामा किरणें जो होती है ना, गामा रेज, तो गामा में सबसे अधिक होता है। फिर हमारा क्या होता है, एक्सरे में होता है। फिर हमारा क्या होता है, अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी में होता है। फिर हमारा किस में होता है, विजुअल रेज में, विजुअल वेज में होता है, ठीक है। फिर किस में होता है, तो इंफ्रारेड में होता है, ठीक है। फिर किस में होता है आपका, तो जैसे यहाँ पर है रेडियो वेव्स, तो आप फिर आपका रेडियो वेव्स में होता है। तो ये रहा आपका ऑर्डर, ठीक है, मतलब ऊर्जा किस में ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से आप इस चीज को कर सकते हैं, मतलब सबसे ज्यादा होता है गामा का, फिर होता है एक्सरेज का, फिर होता है यूवी का, फिर विजुअल का, फिर इंफ्रारेड का, फिर रेडियो वेव्स का। लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका होगा, विजुअल लाइट वेव्स जो है इसका, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चाहिए, क्या चाहिए, जिसका दूरदृष्टि दोष होता है उसका जो संशोधन होता है किस लेंस के तहत होता है, तो आपको याद रखना है उत्तल लेंस। किस लेंस के तहत, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। मान के चलिए यहाँ पर उत्तल लेंस आपको नहीं दिया जाता, अभिसारी लेंस दिया जाता, तब तो आपको इसी पे क्लिक करना, इसी पे टिक करना है आपको। तो दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस, जिसको हम लोग अपसारी लेंस भी बोलते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस बोलते हैं और अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस बोलते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं, सबको पता है 7 रंग होते हैं। और इसका ट्रिक है जो होता है ना, बेजिनी हापिनाला जो होता है, वहां से आप लोग पता कर सकते हैं कि क्या क्या आपका जो रंग है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर 7 रंग होता है। चलिए आगे देखिए, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जे ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के आर पार विभवांतर है। मतलब यहाँ पर आपको भी निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए। यहाँ पर प्रतिरोधक दिया है, यानी कि ओम में दिया है, यानी कि ये आप हमारा प्रतिरोध है, कितना दिया है, 4 ओम दिया है। प्रति सेकंड टाइम दिया है, मतलब 1 सेकंड का बात हो रहा है, तो 1 एस लिखेंगे। 100 जे ऊष्मा, यानी यहाँ पर ऊष्मा दिया है, यानी एच दिया है, कितना दिया है, 100 जे दिया है, ठीक है। तो हमें तो एक सूत्र पता है ना, एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। तो चलिए सबको पुट कर देते हैं। तो एच का मान यहाँ पर 100 है, आई स्क्वायर का आई स्क्वायर, आर का मान 4 और टी का मान 1। तो यहाँ पर 100 का 100 और यहाँ पर आई स्क्वायर 4 गुने 1, तो 4 के 4, 4 आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 आई स्क्वायर बराबर 100। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं, तो आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 100 बटा 4 हो जाएगा, 4 के 4 और 25 चौके 100, ठीक है। तो यहां से हमारा आई स्क्वायर बराबर हमें क्या मिल गया सर, तो आई स्क्वायर बराबर हमें मिल गया 25। तो आई बराबर इधर स्क्वायर है, इधर आने से क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो आई का मान कितना आया, 5 एम्पियर आ गया।
क्लियर है। और हमें यहाँ निकालना है भी, ठीक है। तो हमें तो ओम का नियम पता है ना सर, ओम का नियम क्या होता है आप सभी को पता है, ओम का नियम होता है भी बराबर आर आई होता है, ठीक है। तो आर कितना है, आर देख लीजिए, आर हमारे पास 4 है और आई कितना आया, आई हमारा आया 5, तो 4 गुने 5 कर देंगे तो 4 5 कितना आ जाएगा 20। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 20 वोल्ट, मतलब 20 वोल्ट, ये जो ऑप्शन नंबर 1 है इसका सही आंसर। बात समझ में आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है कि विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, जो प्रतिरोधकता होता है, विद्युत प्रतिरोधकता होता है, उसका जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या बोलेंगे, ओम मीटर। इस बात को भी आपको याद रख लेना है, ओम मीटर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला भी क्वेश्चन जो है हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्या है देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर, यानी आई दिया है, आई कितना दिया है 4 एम्पियर, तो 4 ए लिखेंगे, ठीक है, धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 भी है। यहां पर भी आपको दिया गया है, कितना दिया गया 60 भी दिया गया है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 180 भी तक बढ़ा दिया जाता है। मतलब देखिए बोला जा रहा है, मतलब जब ये यहाँ पर ये जो विद्युत हीटर है, जब इसके विभवांतर को अगर हम लोग 180 भी तक बढ़ा देंगे तब ये जो विद्युत हीटर है कितना विद्युत धारा लेगा, इस चीज को हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहां से देखिए, जो हमें आई और भी दिया है यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो आर नहीं दिया गया है, तो यहां से सबसे पहले हम लोग आर निकाल लेंगे। तो ओम का नियम हमें पता है ना क्या होता है, भी बराबर आर आई होता है। यहां से अगर हम लोग आर निकाल लेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, भी बटा आई हो जाएगा। और भी का मान यहाँ पर हमें 60 दिया गया है और आई का मान हमें 4 दिया गया। जैसे आप देख सकते हैं भी का मान 60 है और आई का मान 4 है, तो 4 1 4 और 15 चौके 60, यानी आर कितना आ गया 15 आ गया। बात समझ में आया। अब देखिए यहां तक तो हमने काम कर दिया, अब इसके आगे देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, जो विभवांतर है उसको हम लोग बढ़ा के कितना कर दे रहे हैं 180 कर दे रहे हैं। तो यहां से हमें भी कितना मिल जाएगा 180 मिल जाएगा, 180 वोल्ट। और यहां पर देखिए आर हमने निकाला है, कितना निकालना था 15 निकालना था, आर बराबर कितना 15 ओम। क्लियर है। और हमें निकालने के लिए क्या बोला गया है, विद्युत धारा निकालने के लिए बोला गया है। तो हमें ओम का नियम पता है ना, भी बराबर आर आई, तो आई बराबर क्या हो जाएगा भी बटा आर हो जाएगा, आई बराबर भी बटा आर। तो भी का मान यहाँ पे कितना है 180 है और आर का मान कितना है 15 है। तो 15 और यहाँ पर 180 है, तो आसानी से कट जाएगा 12 बार में, तो 12 बार में आप काट दीजिए, तो यहाँ पर आ गया 12 एम्पियर। मतलब जो ऑप्शन नंबर 4 है ये रहेगा इसका सही आंसर। देखिए ऐसे जो क्वेश्चन से आपके किताब में एकदम हुबहू दिए हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको आता है, आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या है देखिए, प्रत्येक 1 ओम प्रतिरोध वाले 6 बराबर प्रतिरोधक चित्र के जैसा एक षटभुज ए बी सी डी ई एफ बनाते हैं। यदि धारा ए से प्रवेश करती है तथा डी से निकलती है तो संयोजन द्वारा प्रदत्त प्रतिरोध है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए यहां से हमारा विद्युत धारा निकल रहा है, मतलब यहां से विद्युत धारा यहाँ पर से देखिए, यहां से मतलब शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से प्रवेश कर रहा है और डी से हमारा निकल रहा है। बात समझ में आया, मतलब ए से प्रवेश कर रहा है और डी पर जाकर ये निकल जा रहा है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो पहला प्रतिरोध है और ये जो प्रतिरोध है और ये जो प्रतिरोध है, मतलब ये जो 3 प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। मतलब अगर कहा जाए तो R1 R2 और R3 ये तीनों क्या है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो हम R डैश निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होने से क्या करते हैं, इस प्रकार से निकालते हैं ना, तो R1 R2 R3, ठीक है, R1 R2 R3 R2 R3, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, तो यहाँ से हमें मिला 3 ओम। क्लियर है। फिर नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग R4 मान लें, इसको अगर हम लोग R5 मान लें, R6 मान लें, तो ये भी नीचे वाला भी क्या है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग R डबल डैश निकाल लें यहाँ से तो क्या हो जाएगा R4 R5 और R6। तो यहाँ से हमारा फिर से क्या हो जाएगा, 1 जोड़ 1 जोड़ 1, यानी कि यहाँ से फिर से हमें क्या मिलेगा 3 ओम मिलेगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से आप देख लीजिए, अब इस चीज को आप ध्यान से समझिए, मैं आपको थोड़ा सा फिर से और एक बार समझा देता हूं। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो यहाँ पर जो हमारा क्या हो रहा है, देखिए जो विद्युत धारा है ए से हमारा मतलब यहाँ पर प्रवेश कर रहा है और डी पर जाकर निकल जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ऊपर वाला 1 ओम, ये 1 ओम और ये 1 ओम, ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। फिर नीचे का ये जो 1 ओम है, ये जो 1 ओम है, ये जो 1 ओम है, ये भी श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इन तीनों को हम लोग मान लिए आर डैश और नीचे वाले तीनों को मान लिए आर डबल डैश। अगर अब हम लोग बात करें आर डैश का और आर डबल डैश का, तो आप देख सकते हैं ये हमारा किस क्रम में जुड़ा हुआ है, तो पार्श्व क्रम में जुड़ा हुआ है। और पार्श्व क्रम का जो प्रतिरोध होता है, कुल प्रतिरोध क्या होता है 1/r बराबर। कौन कौन हमारा पार्श्व क्रम में जुड़ा हुआ है, तो आर डैश और आर डबल डैश। तो यहां से हम लोग लिखेंगे 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश।
बात समझ में आया? बहुत ही सिंपल है, मतलब आप बात को समझ लीजिए सर, फिर से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या है देखिए, ऊपर का ये जो प्रतिरोध है, ये जो प्रतिरोध है, ये जो प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और सबको हमने क्या मान लिया, आर डैश मान लिया। नीचे का ये जो प्रतिरोध है, ये जो प्रतिरोध है और ये जो प्रतिरोध है, ये जो तीनों है ये भी श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और इसको हम लोग आर डैश मान लिए। अब ये जो आर डैश है और ये जो आर डबल डैश है ना, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या है सर, पार्श्व क्रम में जुड़ा हुआ है। तो पार्श्व क्रम का जो कुल प्रतिरोध होता है तो ऐसे ही तो हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1/r बराबर 1/r डैश, आर डैश हमारा आया है 3 और आर डबल डैश भी कितना आया है, 3 ही आया है। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, 1 जोड़ 1 बराबर क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, यानी कि 1/r कितना आ गया, 2/3 आया। तो यहाँ से अगर हम लोग r निकालेंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे चल जाएगा और 3/2 करेंगे तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 1.5 मिलेगा, यानी यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 1.5 ओम। ठीक है, मतलब ये जो है ये रहा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये रहेगा इसका सही आंसर। देखिए क्वेश्चन सिंपल है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक है जो कि आपको समझना है। बात समझ में आ गया? आगे बढ़े चलिए। अगर बाय चांस आपको अगर कुछ भी दिक्कत होता है समझने में, नहीं अगर आप समझ सकते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देख लीजिए। बोला कि एक इकाई विद्युत आवेश बिंदु ए से दूसरा बिंदु बी की ओर जाती है, इस प्रक्रिया में किया गया कार्य कहलाता है। देखिए यहाँ पर कोई मान के चलिए एक बिंदु ए है, यहाँ पर कोई एक बिंदु मान के चलिए बी है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई इकाई विद्युत आवेश को, देखिए यहाँ पर यहाँ से मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई इकाई विद्युत आवेश ले रहे हैं और यहाँ तक हम भेज रहे हैं। बिंदु ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं और बिंदु बी पर हम भेज रहे हैं। बात समझ में आया? तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ वर्क तो होगा ना, कुछ काम तो होगा ना, जैसे यहाँ से यहाँ तक जो आएंगे कुछ तो वर्क होगा। और यहाँ पर ये जो वर्क होता है, यहाँ पर ये जो काम होता है, इसी काम को हम लोग बोलते हैं विभवांतर। तो एक्चुअल में जो विभवांतर होता है ना, विभवांतर मतलब ही हमारा क्या होता है, देखिए विभवांतर मतलब क्या होता है सर, तो विभवांतर मतलब होता है किया गया कार्य बटे आवेश। ठीक है, मतलब क्या इसका मतलब हो गया कि जो इकाई आवेश जो है, इकाई आवेश जो भी रहेगा, इकाई आवेश बोलिए या फिर इकाई विद्युत आवेश, ये जो रहेगा मतलब क्या करते हैं, जब एक बिंदु से हम लोग दूसरे बिंदु की ओर ले जाते हैं तो वहां पर जो भी वर्क होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं विभवांतर। तो इसका जो पहला बात ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर, मतलब यहाँ पर ये जो वर्क डन हो रहा है ना, ये जो वर्क हो रहा है, काम जो हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। तो जो 16 का जो सही आंसर है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 17 को थोड़ा सा देख लीजिए, 17 को देखिए, अगर आप इस चीज को देखेंगे तो विभवांतर बराबर क्या हो गया, क्या गया कार्य बटे आवेश। अगर इसको हम लोग इंग्लिश से लिखना चाहे तो कार्य को वर्क बोलते हैं तो डब्ल्यू लिखेंगे, और आवेश को क्या बोलते हैं सर हम लोग, आप याद कीजिए, आवेश को यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। आवेश को क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। तो W बटा क्यू हो जाएगा। और देखिए W को हम लोग क्या बोलते हैं, W का जो SI मात्रक होता है क्या होता है, जूल होता है। और यहाँ पर आवेश का जो SI मात्रक होता है क्या होता है, कूलम्ब होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना J बटा C, यानी इसको हम लोग लिखेंगे J प्रति कूलम्ब, मतलब जूल प्रति कूलम्ब। तो जूल प्रति कूलम्ब को हम लोग जूल प्रति कूलम्ब को क्या बोलते हैं, तो जूल प्रति कूलम्ब को हम लोग बोलते हैं विभवांतर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विभवांतर। और विभवांतर का अगर SI मात्रक का बात किया जाए तो वोल्ट, क्या होता है इसका SI मात्रक, वोल्ट। तो मतलब ये वोल्ट हो जाएगा आपका, वोल्ट है कहीं पर, हाँ है, तो ठीक है, तो ये रहा आपका वोल्ट। मतलब वोल्ट मतलब 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है 1J/1C। ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जूल प्रति कूलम्ब। तो वोल्ट यानी क्या हो गया, जूल प्रति कूलम्ब हो गया। इधर देखिए, इधर जैसे विभवांतर बराबर क्या हो गया, W बटा क्यू हो गया। तो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट हो गया, उसके बाद कार्य का SI मात्रक जूल हो गया, और आवेश का SI मात्रक क्या हो गया, कूलम्ब हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। मतलब अगर एक्चुअल में कहा जाए तो जो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1J/1C। तो बस इस चीज को आपको याद रखना है, सिंपल सर, कुछ भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 17 हो गया। इसका जो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 और इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। एक परिपथ में, देखिए जो एक परिपथ होता है, इसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूं कि एक्चुअल में क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो परिपथ होता है ना, ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होता है, जो एमीटर होता है ना, एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगा हुआ होता है, और जो वोल्टमीटर होता है ये हमेशा समांतर क्रम, जिसको हम लोग पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। ठीक है, पार्श्व क्रम बोलिए या फिर समांतर क्रम बोलिए, बात है की हुआ। मतलब एमीटर जो होगा वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होगा, और जो वोल्टमीटर होगा वो पार्श्व क्रम या फिर समांतर क्रम में जुड़ा हुआ होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आया? सिंपल सा कहानी है, जो आंसर था वही मैंने बता दिया, क्योंकि ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए ध्यान से, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपको देखना है ध्यान से, क्या है देखिए। 19 क्या बोल रहा है, 2 चालक तार जिनके पदार्थ, लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में बराबर विभवांतर के आर पार संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा
श्रेणीक्रम तथा समांतर संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। देखिए पहला बात, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी मतलब दो चालक तार ले रहे हैं जिसका पदार्थ मतलब जो दोनों तार जो बना है एक ही पदार्थ का बना हुआ है, एक ही लंबाई का है, एक ही व्यास का है, मतलब जो भी है सेम टू सेम है, मतलब बात समझिए, मतलब एक ही टाइप का है। ठीक है, तो अगर एक ही टाइप का होगा तो सपोज दैट यहाँ पर मान लीजिए आप, मतलब जैसे कि जो पहला तार होगा उसका भी प्रतिरोध हमारा क्या होगा, आर ही होगा, जो दूसरा प्रतिरोध होगा उसका भी हमारा क्या होगा, प्रतिरोध आर ही होगा, क्योंकि दोनों तो सेम टाइप का यहाँ पर चालक तार हम लोग ले रहे हैं ना, तो दोनों का प्रतिरोध क्या होगा सर, सेम टू सेम होगा। अब यहाँ पर बात को आप समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं इरेज करके आपको फिर से समझाता हूँ। मतलब जो दोनों तार होगा हमारा, दोनों का प्रतिरोध क्या होगा, सेम टू सेम होगा, क्योंकि दोनों हम लोग एक ही तरह का तार ले रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब एक बार क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, बात क्लियर। और दूसरा बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पार्श्व क्रम में जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि समांतर क्रम में जोड़ दे रहे हैं। अब दो प्रतिरोध को अगर हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसका जो कुल प्रतिरोध होगा, जिसको हम लोग आर एस बोलते हैं, कितना हो जाएगा, आर और आर जोड़ देंगे तो आर जोड़ आर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसी को पार्श्व क्रम में जोड़ें यानी कि पैरेलल में जोड़ें तो 1/rp होगा, बराबर क्या होगा, 1/r जोड़ 1/r। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका r हो गया, और यहाँ पर 1 जोड़ 1 हो गया, यानी ये आ गया आपका 2/r। क्लियर है, तो 1/rp कितना आ गया, 2/r आ गया, तो यहाँ से हम लोग rp निकाल सकते हैं ना, क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आया। मतलब जब हमने श्रेणी क्रम में किया तो ये मिला, जब हम लोग पार्श्व क्रम में किए तो हमको ये मिला। क्लियर है, अब हमें यहाँ पर निकालने के लिए क्या बोला गया कि उष्माओं का अनुपात, तो जो उष्मा होगा जैसे कि H1 बराबर जो होगा हमारा H1, ठीक है, H1 जो उष्मा हो जाएगा क्या होगा, देखिए H बराबर क्या होता है, H बराबर होता है I² होता है। क्लियर है, तो I का तो स्क्वायर ही रहेगा, दोनों तो एक ही तरह का, मतलब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, चालक तार है, तो धारा भी दोनों में वही होगा। यहाँ पर अगर बात करूं मैं अगर प्रतिरोध का, तो यहाँ पर देखिए पहला तो एक बार मतलब हम लोग पार्श्व में यहाँ पर जोड़ रहे हैं, एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, श्रेणी में जोड़ रहे हैं। तो जब हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो इसके लिए हम लोग को RS मिला था, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, RS लिखेंगे और T लिखेंगे। क्लियर है, फिर अगर हम लोग H2 का बात करें तो H2 बराबर क्या हो जाएगा, वही I² हो जाएगा, और RS की जगह पे सिंपल सा RP होगा और यहाँ पर T हो जाएगा। बात क्लियर है, देखिए दिक्कत वाली बात नहीं, आप समझ लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या बोला है कि दोनों का अनुपात निकालना है, यानी हमें यहाँ पर निकालना है H1/H2। तो देख लीजिए I² का तो I² रहेगा, यहाँ पर देख लीजिए RS है, तो RS हमें कितना मिला था सर, RS हमें मिला था 2r, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2r मिल जाएगा, इंटू T का तो T ही रहेगा, बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर I² तो I² का I² ही रहेगा, इंटू RP हमारे पास कितना है, R/2 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे R/2 गुना T का तो T ही रहेगा। अब देखिए T कट जाएगा, I² कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जो बचा क्या, देखिए ऊपर में बचा 2r, ऊपर में क्या बचा 2r, नीचे हमारा बच गया R/2। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप देख लीजिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2r गुने, अब देखिए यहाँ पर भागा है, भागा का उल्टा गुना होता है, तो 2 ऊपर चल जाएगा और r नीचे आ जाएगा, तो r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, 2 दूने 4 और नीचे कुछ नहीं थे, यानी हमें मिला क्या 4। देखिए बटे मतलब ये अनुपात होता है तो 4:1, तो 4:1 है कहीं पर, हाँ ये वाला है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आया। देखिए बहुत ही सिंपल है, दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, दो चालक तार ले रहे हैं, मतलब जो एक ही टाइप का है, जिनका मतलब पदार्थ भी सेम टू सेम है, लंबाई भी वही है, व्यास भी वही है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो तार है इसको एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, तो यहाँ से हमें प्रतिरोध जो कुल प्रतिरोध मिला 2r मिला। एक बार पार्श्व क्रम में जोड़ रहे हैं तो वहां पर हमें क्या मिला, R/2 मिला। और यहाँ पर हमें क्या निकालने के बोला गया है, उष्माओं का अनुपात, तो हम लोग H1 निकाले, H2 निकाले और इन दोनों का अनुपात कर दिए, तो 4:1 मिला हमें। ठीक है, अगर बाई चांस आपको समझ में नहीं आता तो आप एक बार वीडियो को फिर से मतलब रिवर्स करके देख लीजिए, आपको जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा। तो खैर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, मतलब क्वेश्चन नंबर 19 का तो सही आंसर हो गया 4:1, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है देखिए, किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों से 12V की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 MA विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध है। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए सबसे पहला बात अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको विभवांतर दिया है, मतलब 12V दिया है, मतलब V बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना है, 12V दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें परिपथ में, ठीक है, ये विद्युत धारा भी दिया हुआ है, विद्युत धारा को I बोलते हैं और I हमें यहाँ पर दिया गया है 2.5 MA। ठीक है, 2.5 MA। अब ये जो MA दिया गया है इसको सिंपल से अगर हम लोग एम्पियर में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको हमें 1000 से भागा देना पड़ेगा, 1000 से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें भागा देना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिक A में बदल जाएगा। अब 1000 से भागा देने का मतलब क्या होता है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 बटा
2.5 बटा 10 के पावर में 3, और इसको अब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 गुणे 10 के पावर में -3, क्योंकि नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इतना एम्पियर। बात समझ में आया। यहाँ पर हमें क्या निकालने के लिए कहा गया है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध निकालने के लिए कहा गया है, यानी हमें यहाँ पर निकालना है आर। तो आर का फॉर्मूला तो आपको पता होगा ना, आर बराबर क्या होता है, भी बटा आई होता है। तो भी यहाँ पर कितना है देख लीजिए, भी हमारे पास 12 है तो 12 लिखेंगे। आई कितना है 2.5 गुणे 10 के पावर में -3। क्लियर है, बात समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे किस प्रकार से आपको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए 12 का 12, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास 2.5 रहने देते हैं, नीचे हमारा 10 के पावर में -3 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 के पावर में 3 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटाने जैसे ही पॉइंट हटाएंगे ऊपर में क्या चल जाएगा 10 चल जाएगा। बात समझ में आया। पॉइंट हटाएंगे, नीचे का पॉइंट हटाने से ऊपर में लिखते हैं और ऊपर का पॉइंट हटाने से नीचे में लिखते हैं। तो पॉइंट हटाने से क्या करते हैं, पॉइंट हट गया तो पॉइंट की इधर जो भी रहेगा एक लिखेंगे और पॉइंट की इधर जितना संख्या उतना जीरो। ठीक है, ये सब आपको आता है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आपको करना है। तो 12 गुने, अब देखिए यहाँ पर 10 के पावर में 3 और यहाँ पर एक 10 है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 10 के पावर में 3 मतलब एक 10, यहाँ पर 3 तो 0 है और यहाँ पर एक तो 10 है। क्लियर है, बात समझ में आया। नीचे है आपका 25 कट रहा है, काट दीजिए, 5 दूने 10 और 5 पचे 25, फिर कटेगा 5 के 5, 5 दूने 10 और 2 0, तो ये हो गया आपका 12 दूने 24 और 24 दूने 48। कितना आ गया 4800 ओम। कितना आया 4800 ओम। लेकिन देखिए यहाँ पर जो आप अगर आंसर को देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक को भी 4800 ओम का आंसर नहीं दिख रहा है। मतलब यहाँ पर आपको तो पहला बात तो क्या करना है, किलो ओम में आपको बदल देना है। तो किलो ओम में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 1000 से भागा देना पड़ेगा। ठीक है, 1000 से भागा देना पड़ेगा। चलिए मैं इधर दे देता हूँ, यहाँ पर नहीं देता हूँ बल्कि इधर दे देता हूँ। ठीक है, तो 48 तो ये जो हमारा आया है, इसको अगर हम लोग 1000 से अगर भाग दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा किलो ओम। तो यहाँ से 2 0, यहाँ से 2 0 कट जाएगा, बचा 48 बटा 10 किलो ओम। एक सेकंड, किलो ओम, और यहाँ पर एक है और एक 0 है, मतलब एक संख्या पहले दशमलव लो, यानी कि 4.8 किलो ओम। तो 4.8 किलो ओम इसका सही आंसर, मतलब ये जो ऑप्शन नंबर 2 है ये रहेगा इसका सही आंसर। बात समझ में आया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा भी दिक्कत नहीं कि आपको समझ में ना आए। तो आगे देखिए, आगे क्या है अगला क्वेश्चन देखिए। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, इसमें प्रेरित धारा की दिशा में परिवर्तन होता है। देखिए ये जो चैप्टर है आपका मतलब विद्युत धारा की जो चुंबकीय प्रभाव है, अगर इस चीज को आप पढ़े होंगे तो यहाँ पर जब आप पढ़े होंगे विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, तो वहां पर आपको समझ में आया होगा। वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक आयताकार कुंडली लेते हैं और देखिए जो आयताकार कुंडली होता है ना, मतलब धारा क्या होता है, रिवर्स में बहना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जब हाफ हो जाता है ना, जब आधा घूम लेता है तो क्या होता है, जो धारा होता है वो रिवर्स स्टार्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो धारा होता है वो क्या होता है, रिवर्स प्रेरित होना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक आधा परिभ्रमण के पश्चात। मतलब जैसे आधा, जैसे कुंडली, जैसे कि मान के चलिए मैं आपको समझा देता हूँ जिस प्रकार से, जैसे कि है मान के चलिए यहाँ पर A B C D, मतलब ये जो कुंडली है, मतलब यहाँ पर जैसे कि हमारा एक एक्सेल जिसको हम लोग धुरी भी बोलते हैं, जब यहाँ पर एक एक्सेल लगा हुआ होता है, जब ये आधा घूम लेता है ना, आधा चक्कर जब ये घूमता है तब क्या होता है, जो यहाँ पर विद्युत धारा की जो दिशा होता है वह क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। बस यही चीज है यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। देखिए यहाँ पर वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को उत्क्रमित कर देती है उसे कहते हैं, मतलब विद्युत धारा का जो प्रवाह है उसको जो परिवर्तित कर देता है उसको एक्चुअल में हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, दिक् परिवर्तक। क्या कहते हैं उसको, दिक् परिवर्तक। मतलब दिक मतलब क्या होता है, धार मतलब दिशा, मतलब जो दिशा को बदल देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिक परिवर्तक। लेकिन यहाँ पर देखिए वैसा तो नहीं दिया है, लेकिन इसका जो इंग्लिश होता है इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आप याद रखिएगा, दिक परिवर्तक भी बोल सकते हैं, कम्यूटेटर भी बोल सकते हैं। ये जो दिक परिवर्तक होता है या फिर जो कम्यूटेटर होता है, ये क्या करता है, किसी भी विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा का जो दिशा होता है उसको मतलब चेंज कर देता है, परिवर्तित कर देता है। क्लियर है, बात समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 कि चुंबकीय प्रेरण की माप की इकाई है, तो इसका जो सही आंसर होता है क्या होता है, गॉस। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपका ये सर यूनिट है और यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूछे भी जा रहे हैं, तो ये सब आपको कर लेने हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का मिलान करें। जैसे कि विद्युत बल्ब, विद्युत बल है, बल्ब नहीं है सॉरी, विद्युत बल। तो बल जब भी रहेगा तो बल का समय आपको पता है क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इसका जो ये वाला होगा ये इसी घर में आएगा। विद्युत आवेश, आवेश का समय आपको पता है क्या होता है, कूलम्ब होता है। विद्युत विभव क्या होता है कि वोल्ट बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज, मतलब दो आवेशित पिंडों के बीच क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये हो गया हमारा विभव का। विद्युत धारिता क्या बोलते हैं, फैराड बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि मिलान आप देख लीजिए, मतलब एक आपका ए का ये जो ए है इसका 2 हो जाएगा
ठीक है। तो ए का 2 यही वाला तो घर है ना, तो बस ये जो होगा ये सही आंसर। ऐसे आप हर एक चीज को मिला देख लीजिए। बी का क्या है 4 है, देख लीजिए बी का 4 भी है, ठीक है। अब सी का अगर हम लोग देखेंगे सी का 1, तो सी का देख लीजिए 1 भी है। और यहाँ पर डी का कितना है, डी का है आपका 3, तो डी का 3 भी है, डी के सेंटर में 3 है ना बस। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, मतलब ये जो 3 है ये रहा इसका सही आंसर, ये ऑप्शन नंबर 3 ये वाला। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है। यहां पर बोला कि नीचे दिए गए चित्र के अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है। देखिए यहां पर अगर आप पढ़े हैं 2 नियम होता है। पहला तो एक होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और एक होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो यहां पर जो हम लोग अप्लाई करने वाले हैं लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल किसका, तो फ्लेमिंग का। तो आप बोलेंगे सर क्या ये हैंड फ्लेमिंग का है, तो देखिए फ्लेमिंग का नहीं है बल्कि ये मेरा हैंड है और इसी से मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए ये जो होता है ना ये वाला जो होता है इसको हम लोग अंगूठा बोलते हैं। क्लियर है, ये जो होता है ये इसको हम लोग तर्जनी बोलते हैं। ये हमारे क्या हो गया, इसको हम लोग तर्जनी बोलेंगे। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मध्यमा। बात समझ में आया, ये हुआ हमारा अंगूठा, ये हुआ हमारा तर्जनी, ये हुआ हमारा मध्यमा। अगर हम लोग चित्र को बनाएं तो कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए इसका एक बहुत ही सुंदर सा ट्रिक है। ट्रिक हमारे क्या है, फादर मतलब पिताजी, ठीक है, मदर और चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। तो फादर से आपका एफ आ रहा है, एफ यानी क्या फोर्स, ठीक है। मदर से यानी आपका माँ से जो होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और ये जो चाइल्ड यानी कि सी आ रहा है यानी कि करंट। बात समझ में आया, मतलब देखिए एक्चुअली जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, मतलब बात को समझ लीजिए। मतलब ये जो आरोपित बल की ये जो दिशा है ना, ये जो दिशा है आरोपित बल की जो दिशा है ये क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो करंट है दोनों के क्या होते हैं लंबवत होते हैं यानी कि परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। बात समझ में आया। यहाँ पर ये जो फोर्स हम लोग का अप्लाई हो रहा है, ये जो फोर्स होता है ना, ये जो फोर्स होता है ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट के क्या होता है परपेंडिकुलर होते हैं यानी कि लंबवत होते हैं। अब बात को आप समझ लीजिए, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया सर, अभी इस प्रकार से मैंने इस चीज को आपको बता दिया। अगर मैं यहां से बात करूं तो ये हुआ हमारा फोर्स यानी कि फादर, ये हुआ हमारा मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मदर, और ये हो गया हमारा चाइल्ड यानी कि करंट। बात समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। इस चीज को आप समझ लीजिए, मतलब ये हमारा हो गया, ये जो है ये हमारा क्या है फादर, ये हमारा मदर और ये हमारा चाइल्ड, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से ये भी आपका वही चीज हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर आप इस चीज को आप इस प्रकार से बनाएंगे तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। जैसे कि आपका एक नीचे प्रकार से आ रहा है, ठीक है, आपका एक ऊपर की ओर जाएगा, जैसे कि इस प्रकार से आपका, फिर आपका एक इस प्रकार से जा रहा है, तो एक आपका इस प्रकार से जा रहा है। तो आप देख लीजिए आपका क्या मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर की ओर आपका फोर्स वर्क करेगा और नीचे की ओर आपका क्या वर्क करेगा, करंट वर्क करेगा। क्लियर, बात समझ में आया। नीचे की ओर आपका करंट वर्क करेगा, इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड और ऊपर की ओर आपका फोर्स। तो एक चीज आप लोग जान लीजिए, एक चीज ये रियल में होता है, क्या होता है जिससे आप सभी को पता है। मतलब देखिए इलेक्ट्रॉन जिस ओर जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिस ओर होता है उसके विपरीत साइड में हमारा क्या होता है, उसके विपरीत साइड में हमारा क्या होता है आपको पता होगा, विद्युत धारा का दिशा होता है। मतलब जिस साइड में हमारा विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसके विपरीत साइड में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, ठीक है। मतलब विद्युत धारा की जो दिशा होता है इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा की क्या होती है, विपरीत होती है। मतलब बात को समझ लीजिए सर, देखिए आप ध्यान से मान के चलिए अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाहित हो रहा है तो जो करंट होगा ये इसके अपोजिट साइड में प्रवाहित होगा। अगर मान के चलिए अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इस साइड में प्रवाहित हो रहा है तो जो हमारा विद्युत धारा होगा वह इस साइड में प्रवाहित होगा। बात समझ में आया। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, नीचे की ओर है। तो जाहिर सी बात है जो विद्युत धारा होगा वो ऊपर की ओर प्रवाहित होगा कुछ इस प्रकार से। अब ऊपर की ओर प्रवाहित होने का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पर यही हो गया, देखिए बाहर तो नहीं जा रहा है, जो भी होगा मतलब कागज के अंदर में ही रहेगा, तो उसी को बोल सकते हैं कागज से बाहर की ओर जाते हुए, आते हुए नहीं, इसको तो नहीं बोलेंगे, क्या हुआ कागज में भीतर की ओर जाते हुए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि देख लीजिए अगर मान के चलिए अगर हमारा इस प्रकार से अगर हम लोग कागज में इस चीज को देखें तो ये क्या हो रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, देखिए ऊपर की ओर जा रहा है ना तो आपका लेफ्ट जा रहा है, ना आपका राइट जा रहा है, ना आपका नीचे की ओर आ रहा है, बल्कि ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो ऊपर की ओर जाने का मतलब क्या होगा, ये अंदर की ओर जा रहा है, मतलब ये भीतर की ओर जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा इनटू द पेज। बात समझ में आया, इनटू द पेज, मतलब ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये रहेगा इसका सही आंसर। तो इस प्रकार से आप इस चीज को समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप बार बार वीडियो को प्ले करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, देखिए ये भी एक मात्रक यानी कि यूनिट का क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑस्ट्रेड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
क्लियर है, बात समझ में आया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे सीधी विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। देखिए कहने का मतलब मान के चले कि जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर देखिए बोला कि लंबे सीधे विद्युत धारावाही, यहाँ पर कोई एक धारावाही मतलब चालक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, यहाँ पर आता है इस प्रकार से, ऐसे आएगा यहाँ पर, ठीक है, फिर इस प्रकार से ये इधर से, मतलब ये इस प्रकार से घूमते रहता है, इस प्रकार से घूमते रहता है। मतलब अगर एक चल में अगर बात किया जाए यहाँ पर, तो ये एक वृत्त जैसा घूमता है, ठीक है। कैसा वृत्त, तो सेकेंडरी वृत्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में सेकेंडरी वृत्त होते हैं जो तार पर केंद्रित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। देखिए ये सब क्या है, ये सब आपको थ्योरी पढ़ना है। अगर आप विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़े हैं ना, तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर को आप एकदम बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम। देखिए अगर प्रेरित धारा का बात हो ना, तो यहाँ पर जो फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल होता है, जिसे आप देख सकते हैं हमारा राइट हैंड है, तो अभी मैंने आपको लेफ्ट हैंड में जिस प्रकार से बताया उसी प्रकार से हमारा राइट हैंड में भी होता है। तो ये वाला जो है ना, ये वाला जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या बताया, फादर, मदर और ये चाइल्ड। तो ये जो सी होता है कि जो करंट होता है, जो यहाँ पर करंट जो उत्पन्न होता है, यहाँ पर कैसा करंट होता है, हमारा प्रेरित करंट होता है, यानी कि प्रेरित विद्युत धारा होता है। कैसा विद्युत धारा होता है, प्रेरित विद्युत धारा होता है। तो प्रेरित विद्युत धारा हमारा किस में होता है, किस नियम से हम लोग इसको पता कर सकते हैं, तो फ्लेमिंग का जो दक्षिण हस्त नियम होता है, यानी कि फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल होता है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पता कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, बात समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि कोई विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली को किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित की जाती है। क्या होगा यदि कोई क्षण चुंबक कुंडली के भीतर स्थिर रखा जाता है। यहाँ पर एक कोई क्षण चुंबक है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और ये जो क्षण चुंबक है ये क्या है, स्थिर है, स्थिर मतलब एक कांस्टेंट, मतलब हिलेगा डुलेगा नहीं। क्लियर है। और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, कोई भी मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, कोई कॉयल ले लेते हैं। यहाँ पर बोला गया ना तांबे का कोई तार का कॉयल है, कुंडली है, तो तांबे का तार का कोई हम लोग इस प्रकार से कॉयल ले लिए, और इसके अंदर में क्या क्या हमने क्या किया, एक यहाँ पर बोला गया है कि क्षण चुंबक रख दो, तो क्षण चुंबक हमने रख दिया। और क्षण चुंबक कैसा है सर, स्थिर है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पर जोड़ देते हैं, ठीक है, कोई भी एक गैल्वेनोमीटर अगर हम लोग जोड़ दें, तो गैल्वेनोमीटर का ये जो सुई है, ये जो सुई है, क्या ये विक्षेप होगा, मतलब ये हिलेगा डुलेगा। तो देखिए अगर ये चुंबक अगर हमारा स्थिर है ना, तो चुंबक अगर स्थिर है तो इसमें करंट नहीं आएगा, और जब करंट नहीं आएगा तो गैल्वेनोमीटर नहीं हिलेगा। गैल्वेनोमीटर का जो सुई है वो विक्षेप नहीं होगा, वो हिलेगा नहीं। बात समझ में आया। अगर ये स्थिर रहेगा, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला कि ये स्थिर है, अगर ये स्थिर है तो इसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी, और अगर विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी तो इसमें ये जो गैल्वेनोमीटर का ये जो सुई है, ये सुई जो है ये विक्षेप नहीं करेगा, मतलब ये हिलेगा डुलेगा नहीं। और अगर बाय चांस ये जो कुंडली है ना, यहाँ पर जो हमने लगाया है, ये जो कुंडली के अंदर ये जो हमने चुंबक रखा है, क्षण चुंबक, अगर इसको अगर हम लोग हिलाएंगे डुलाएंगे तभी करंट आएगा, और जब करंट आएगा तभी ये गैल्वेनोमीटर का सुई यहाँ पर विक्षेप करेगा। तो यहाँ पर बोल दिया गया कि स्थिर रखा गया, तो पहला बात ये सुई विक्षेप नहीं करेगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी सुई में कोई विक्षेप नहीं दिखाई देगा, विक्षेप होगा ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर करंट मतलब जनरेट होगा ही नहीं होगा। क्लियर बात समझ में आया। आगे देखिए, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन को लेकर कुल मिलाकर 11 क्वेश्चन है, देख लीजिए फटाफट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, विद्युत सेल अथवा बैटरी का उपयोग होता है। देखिए विद्युत सेल या फिर जो बैटरी होता है, आप पढ़े होंगे, ये क्या करते हैं, चालक के दो बिंदुओं में जो विभवांतर होते हैं, वो विभवांतर को बनाए रखने का काम करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। आगे बात करें तो आगे देखिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30, इसका जो सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, निम्न विभव वाले क्षेत्र की ओर घूमते हैं, उच्च विभव वाले क्षेत्र की ओर घूमते हैं, समान विभव वाले क्षेत्र की ओर घूमते हैं, या फिर बिल्कुल नहीं घूमते हैं। देखिए एक्चुअल में बात क्या रहा, अभी मैंने आपको बताया कि जिस साइड में आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अपोजिट साइड में हमारा करंट बहता है। अगर इस साइड में करंट बहेगा तो इस साइड में इलेक्ट्रॉन, और अगर इस साइड में इलेक्ट्रॉन बहेगा तो इस साइड में करंट। बात समझ में आया, दिक्कत नहीं है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मतलब भ्रमण करते हैं, गुजरते हैं, जाते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, जो हमारा करंट होता है, जो हमारा करंट होता है, करंट क्या होता है, करंट जो है ये क्या करता है, उच्च विभव यानी कि उच्च पोटेंशियल, ठीक है, हाई पोटेंशियल से ये क्या करता है, लो पोटेंशियल में जाता है, निम्न विभव में जाएगा। बात समझ में आया। करंट जो होता है उच्च विभव से निम्न विभव में जाता है, और मैंने अभी बताया जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके अपोजिट में काम करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये निम्न विभव से जाएंगे, निम्न विभव से कहाँ, निम्न विभव से उच्च विभव में, उच्च विभव में। बात समझ में आया सर। करंट क्या होता है, ये उच्च विभव से निम्न विभव यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में भ्रमण करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निम्न विभव से
उच्च विभव यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन भ्रमण करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का बात करें यहाँ पर तो ये निम्न विभव में तो जाएगा नहीं, जाएगा किधर, उच्च विभव में जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मतलब इलेक्ट्रॉन फाइनली कहाँ पहुंच रहा है, आप इस चीज को देख लीजिए, उच्च विभव में पहुंच रहा है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उच्च विभव, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जेट प्लेन का इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये जो जेट प्लेन होता है ना, 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि रैखिक संवेग यानी कि लीनियर मोमेंटम के सिद्धांत पर, इसके थ्योरी पर, इसके प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, एक जल से भरा बंद बोतल में जल जमने से फटने का कारण। देखिए जैसे कि भी कोई भी एक बोतल है, जब उसमें क्या होता है, जब हम लोग जल भर देते हैं और जब ये जम जाता है तो ये फट जाता है। क्यों फटता है बोतल, क्योंकि देखिए अब जब मतलब यहाँ पर जो आपका मतलब ये जो जल था पहले आपका किस अवस्था में था, आपका द्रव अवस्था में था, फिर ये आपका ठोस अवस्था में मतलब कन्वर्ट हो गया। और देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्या होता है, आयतन आपका बढ़ जाता है और आयतन बढ़ने के कारण क्या होता है, ये बोतल फट जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जमने पर जल का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, वाहनों में पीछे के दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो जो पीछे का जो दृश्य होता है इसको देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। देखिए उत्तल दर्पण जो होता है मात्र इसका 2 या 3 ही उपयोग है, बाद बाकी सारा का सारा उपयोग जो है अवतल दर्पण का है। तो उत्तल दर्पण का एक उपयोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, पीछे के दृश्य देखने के लिए एक होता है, वाहनों में पीछे के दृश्य देखने के लिए इसका उत्तल दर्पण हुआ। और जो रोड होता है, रोड में जो हम लोग लाइट देते हैं, लाइट में जो दर्पण यूज करते हैं उसमें भी हम लोग उत्तल दर्पण, बाद बाकी अधिकतर जो भी केसेस होंगे, जो भी यूजेज होंगे सब अवतल दर्पण के होंगे। और मैंने विद्युत का कंप्लीट एक वीडियो बनाया है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उसको भी देख सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत सिंपल है। इस प्रकार से बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपके पास क्या है, एक यहाँ पर चुंबक है, ठीक है, क्षण चुंबक है। और ये क्या होता है, क्षण चुंबक यहाँ पर बीच में इस प्रकार से टूट जाता है। तो ये टूट जाने से क्या होगा, देखिए पहले बात तो हमारे पास चुंबक कुछ इस प्रकार से है, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। अब देखिए जब चुंबक टूट गया तो ये एक टुकड़ा हो गया और हमारे पास ये एक टुकड़ा हो गया। तो ये जो टुकड़ा हुआ ये भी टुकड़ा हो गया और ये हमारा सीधी टुकड़ा हो गया। तो जिससे आप सभी को पता है चुंबक का ये जो सिरा होता है ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, इसमें भी ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा। मतलब यही चुंबक क्या होगा, 2 टुकड़े में टूट गया कुछ इस प्रकार से। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए ए हमारा क्या है, नॉर्थ पोल, और सी भी हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है। मतलब ए और सी क्या है, नॉर्थ पोल है, और बी और डी क्या है आपका, साउथ पोल है। तो बी और डी क्या लिखेंगे, साउथ पोल। तो वही होगा आपका आंसर, ठीक है। मतलब ए और बी क्या है आपका, ए और बी क्या है, नॉर्थ पोल्स है, और सी और डी क्या है आपका, सी और डी साउथ पोल है, नहीं है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। मतलब ए और सी आपका नॉर्थ पोल है ना, देख लीजिए इस चीज को, ए और सी क्या आपका नॉर्थ पोल है और बी और डी क्या है आपका साउथ पोल है। तो मतलब ये होगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये रहेगा इसका सही आंसर, क्योंकि ए और सी क्या है, नॉर्थ पोल, और बी और डी क्या है, साउथ पोल्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखो छोटे बच्चे भी बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, कुलम्ब बल है। कुलम्ब बल क्या होता है, देखिए मतलब एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा होता है ना, अगर सेम चार्ज रहेगा, मतलब दोनों चार्ज अगर एक जैसा रहेगा, जैसे मान के दोनों प्लस प्लस हो या फिर दोनों माइनस माइनस हो, अगर सेम चार्ज रहेगा तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स मतलब यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। और अगर मान के चलिए डिफरेंट चार्ज हो, डिफरेंट चार्ज हो, अगर एक प्लस हो एक माइनस हो या फिर एक माइनस हो एक प्लस हो, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो रिपल्सिव फोर्स होता है ना, रिपल्सिव फोर्स होता है, ये वर्क करेगा। मतलब अगर एक्चुअल में कहा जाए तो यहाँ पर आपका मतलब 2 केस बन रहा है, पहला केस अगर सेम चार्ज का हो, दूसरा केस हमारा डिफरेंट चार्ज का हो। मतलब यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स भी मतलब यहाँ पर वर्क कर रहा है और रिपल्सिव फोर्स भी यहाँ पर हो रहा है। मतलब दोनों होगा, या तो हमारा अट्रैक्टिव फोर्स होगा या फिर रिपल्सिव फोर्स होगा। मतलब इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब आकर्षक अथवा प्रतिकर्षी, दोनों यहाँ पर बल यूज होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात समझ में आया, सेम चार्ज होने से अट्रैक्टिव फोर्स, डिफरेंट चार्ज होने पर रिपल्सिव फोर्स। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। और 4 क्वेश्चन है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब विभवांतर क्या है, 10 वोल्ट, भी यानी कि 10 दिया है, विद्युत धारा I बराबर 5A, आर निकालना है, आर बराबर प्रश्न चिन्ह, आर का सूत्र होता है आर बराबर V बटा I, यानी क्या हो गया 10 बटा 5, 5 के 5, 5 दूनी 10, यानी कि 2 ओम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 ओम। सबसे आसान और सिंपल क्वेश्चन यही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए क्या है, पूरा क्रांतिक ताप पर किसी अतिचालक का प्रतिरोध होता है, इनफाइनाइट होता है, 0 होता है, 10 के पावर में 6 ओम होता है, या फिर 10 के पावर में 9 ओम होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 0, यानी यहाँ पर क्या होता है 0 होता है। बात समझ में आया, क्रांतिक ताप पर जो होता है ना किसी भी अतिचालक का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, 0 होता है, यानी कि 0 होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 और फिर 40 में हम लोग खत्म कर देंगे, फिर आगे मैं आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, बहुत से प्रतिरोधों के
समांतर संयोजन में निम्न में से कौन प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अपरिवर्तित रहता है। देखिए इस बात को आप याद रखिए, जब आप अगर पढ़े होंगे मतलब श्रेणी के क्रम संयोजन का गणितीय रूप या फिर पार्श्व क्रम संयोजन का गणितीय रूप, मतलब R बराबर जब आपको प्रूव करना होता है R1 जोड़ R2 जोड़ R3 श्रेणी क्रम के लिए, ठीक है, और पार्श्व क्रम के लिए जब आप प्रूव कर रहे थे 1/R बराबर 1/R1 1/R2 जोड़, इस प्रकार से जब ये सब चीज़ आप प्रूव कर रहे थे तब आप पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, देखिए जब हमारा श्रेणी क्रम होता है ना, श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में हमारा क्या होता है, जो धारा होता है ना, धारा इसमें चेंज नहीं होता है, बल्कि धारा क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। ठीक है, मतलब धारा यहाँ पर मतलब कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आया, मतलब धारा चेंज नहीं होगा। और उसी प्रकार से जो पार्श्व क्रम या फिर जो समांतर क्रम संयोजन होगा हमारा, पार्श्व क्रम या फिर समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, हमारा जो विभवांतर होगा ना, विभवांतर चेंज नहीं होगा। बात समझ में आया, विभवांतर यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पर धारा हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या समांतर क्रम बोला है ना, तो समांतर क्रम में जो विभवांतर होता है ना, ये अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, मतलब रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब ये कभी भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है, बात समझ में आया। और यहीं पर अगर मान के चलिए यहीं क्वेश्चन में अगर आपका श्रेणी क्रम लिखा हुआ आ जाता तब आपका सही आंसर हो जाता धारा। मतलब श्रेणी क्रम के केस में धारा आपका अनचेंज्ड होगा, अपरिवर्तित होगा, और पार्श्व क्रम के केस में आपका विभवांतर अनचेंज्ड होगा। क्लियर है। आगे देखिए जो कि अगला क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी मदद से निम्न वोल्टता एसी को उच्च वोल्टता एसी में बदला जा सकता है। ठीक है, मतलब लो वोल्टेज एसी से हाई वोल्टेज एसी में बदलने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, लो वोल्टेज एसी को हाई वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा फिजिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और बाय चांस मान के चलिए किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है कि सर आपने गलत पढ़ा दिया है, आपने गलत बता दिया है, तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन पर कॉमेंट कर दीजिएगा। और देखिए जहां तक मुझे लगता है मैंने शायद किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं बताया है, लेकिन अगर आपको लगता है वैसा तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर लीजिएगा, मैं एक बार दोबारा रीचेक कर लूंगा। तो चलिए आगे मिलते हैं, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के जो भी सॉल्यूशन होंगे, फिर मैं आपको बायोलॉजी का भी कुछ सॉल्यूशन करा दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।